हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर 3 है आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यह आप सभी का कॉमन पेपर है। ओके एंड आज के इस क्लास में हम लोग ये जो पेपर है आपका टेक्नोलॉजी का, इसके 450 क्वेश्चन 450 MCQs क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस MCQs डिस्कस किए, शॉर्ट नोट्स तैयार किए, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने क्लास भी आपको पहुंचाई। लेकिन आज की क्लास में 3 जो आपकी बुक हैं, एक तो यह बुक है जो कि अग्रवाल पब्लिकेशन की है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी की बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की, इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो आर लाल पब्लिकेशन की बुक रहेगी टेक्नोलॉजी की, इसके MCQs आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपकी ये साहित्य प्रकाशन की बुक आती है टेक्नोलॉजी की, इसके क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन 3 बुक्स का जो है क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। समय बहुत कम है आपके पास, क्योंकि एग्जाम कल आपका जो पेपर है वो 10:30 बजे से है, समय बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत फास्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए बस आप क्वेश्चंस को पकड़ते चलिएगा। आभासी कक्षा कक्ष जो प्रक्रिया है वह द्विमार्गी अंतर क्रिया होती है। आभासी कक्षा कक्ष में उपयोग में लाया जाने वाला जो उपकरण है वो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड भी होता है, ब्रेकआउट कक्ष भी होता है, जिनको हम आभासी कक्षा कक्ष में उपयोग में ला सकते हैं। शिक्षण मशीन सिडनी प्रेसी ने तैयार की थी। अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह कथन BF स्किनर का है। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पृष्ठपोषण का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने प्रतिपादित किया? श्री नॉर्मन ए क्राउडर ने। किस अभिकरण में त्रुटि दर 15 से 20% तक कम होती है? शाखीय अभिकरण में जो त्रुटि दर होती है वो 15 से 20% तक कम होती है। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण थॉमस F गिलबर्ट ने किया था। किसने? थॉमस F गिलबर्ट ने। आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, इस क्लास में आप रिवीजन करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन मूल्यांकन की पहली क्रिया क्षेत्र की जांच करना है। अभिक्रमित अनुदेशन नामक विधि का निर्माण सिडनी प्रेसी ने किया था। किसने? सिडनी प्रेसी ने। 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन एवं विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किसने किया? नेडे फ्लेंडर ने। संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को किन प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है? वो प्रमुख 3 जो भाग हैं, एक शिक्षक का स्टेटमेंट है, दूसरा मौन या विभ्रांति है, तीसरा विद्यार्थी स्टेटमेंट होता है। ये वो 3 भाग होते हैं जिसमें विभाजित किया गया है। शिक्षक कथन को फ्लेंडर ने किन 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है? एक तो प्रत्यक्ष भाग होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है। इसको जो है फ्लेंडर ने 2 भागों में बांटा है। फ्लेंडर की 10 श्रेणियों का विश्लेषण किया गया है। फ्लेंडर की कितनी श्रेणियों का या वर्गों का विश्लेषण किया गया है? 10। व्याख्या की प्रक्रिया किन 2 भागों में विभाजित की गई है? व्याख्या की प्रक्रिया परिमाणात्मक व्याख्या और गुणात्मक व्याख्या, इन 2 भागों में विभाजित की गई है। व्याख्या देना शिक्षक कथन के अंतर्गत आता है। व्याख्या देना शिक्षक कथन के अंतर्गत आता है। प्रतिमान का अर्थ है वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर उसके अनुरूप और वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ऐसा H.C. वाइल्ड कहते हैं। कौन? H.C. वाइल्ड। शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषता है कि ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। शैक्षिक प्रतिमान, यह इनकी विशेषता है। शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? देखिए, लक्ष्य व और उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, ये शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? जो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है यह सूचना प्रक्रिया वर्ग शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर ने। समूह अन्वेषण प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? यह सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग प्रतिमान के अंतर्गत आता है। समूह अन्वेषण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? हर्बर्ट थेलर एंड जॉन डीवी ने। समूह अन्वेषण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट एवं जॉन डीवी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अग्रिम संगठक प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? डेविड आसू बेल ने। अग्रिम संगठक प्रतिमान
किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? यह सूचना प्रक्रिया वर्ग शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को सर्फिंग कहते हैं। www.rediff.com यानी कि इस तरीके से लिखने का तरीका देखिए, इस तरीके से जो वेबसाइट लिखी है ये वेबसाइट सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र प्रोग्राम होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र प्रोग्राम होता है जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का पता URL कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पूरे नेटवर्क पर एक कंप्यूटर के लिए एक ही IP एड्रेस सुरक्षित रहता है, बात सही है। यह एड्रेस अंकों से मिलाकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यह IP एड्रेस अन्य कंप्यूटर से भी जुड़ा होता है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर टर्मिनल जैसे प्रिंटर जो डेटा संचरण प्रक्रिया में रिसीवर या ट्रांसमीटर की भूमिका निर्वाह करता है वह नेटवर्क नोड कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख टोपोलॉजी में आएंगे? तो इसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी ये दोनों ही आपके प्रमुख टोपोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। कौन नेटवर्क के प्रकार हैं? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और विस्तृत एरिया नेटवर्क। देखिए, यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये आपका लैन हो गया, ये आपका मैन हो गया एंड ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क वैन हो गया। ये तीनों ही जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। किसका प्रसार क्षेत्र सीमित होता है? लोकल एरिया नेटवर्क का। वर्तमान में प्रचलित केबल टीवी का प्रसारण किसका उदाहरण है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। वैन नेटवर्क के लिए संचार माध्यम के रूप में कौन से माध्यम प्रयोग हो सकते हैं? तो इसमें आपका माइक्रोवेव सर्किट, उपग्रह, टेलीफोन लाइन, ये सभी जो है इसमें माध्यम प्रयोग हो सकते हैं। क्वेश्चन कहता है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज ये सभी कुछ भेज सकते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। रास्टर इमेज तथा वेक्टर इमेज ये चित्र या लेखा चित्र के उदाहरण हैं। ग्राफिक मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? इसको इमेज, बैकग्राउंड एंड चार्ट इन सभी भागों में बांटा गया है। JPEG का पूरा नाम ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। वेक्टर ग्राफिक्स में चित्र या लेखा चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? गणितीय अक्ष का। GIF का पूरा नाम ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ऑडियो संकेतों की फ्रीक्वेंसी रेंज कितने हर्ट्ज की होती है? 200 से 3200 हर्ट्ज होती है। 200 से 3200 हर्ट्ज होती है। वीडियो बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वह क्विक टाइम, विंडो मीडिया प्लेयर एंड रियल प्लेयर, ये सभी वीडियो बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन कहता है यह सूचनाओं का संकलन एवं संग्रह करती है। यह तथ्य आपका संचार एवं सूचना एवं संचार तकनीकी से संबंधित है। संचार या सूचना संचार तकनीकी का अर्थ है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं जैसे भाषाई बाधा, भौतिक बाधा, अनिच्छा, ये सभी प्रकार की बाधाएं संचार के मार्ग में आती हैं। प्रेषक का यानी भेजने वाले का अपर्याप्त व त्रुटिपूर्ण भाषाई ज्ञान किसके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है? संचार के मार्ग में। भय, चिंता, स्नेह, घृणा किस प्रकार की बाधाओं के उदाहरण हैं? ये वैयक्तिक बाधाएं हैं। सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित विविध अधिगम, अनुभव तथा कार्य प्रक्रियाएं किसके उदाहरण हैं? ये आपके खोजना, बनाइए, देखना, इन सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन कहता है सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित विविध अधिगम, अनुभव तथा कार्य प्रक्रियाएं चित्र आधारित के अंतर्गत आते हैं। ये आपके टूल बॉक्स बिल्डर के अंतर्गत आते हैं। संप्रेषित का क्या अर्थ है? विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान संप्रेषित कहलाता है। सूचनाओं का पुनः उत्पादन संचार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संचार के। ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार की बाधा है? यह एक भौतिक बाधा है। किस प्रकार की? भौतिक बाधा है। शिक्षण तथा अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के एकीकरण हेतु आवश्यक प्रांचल कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका पाठ्यपुस्तक, संदर्भ और शिक्षण विधि ये सभी आ जाते हैं।
व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए किसका प्रयोग शिक्षण अधिगम में सबसे उपयुक्त है? आईसीटी का प्रयोग जो है वो टीचिंग लर्निंग में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सूचना के निर्माण, संग्रहण, संचरण, विनिमय करने के लिए तकनीकी के विविध उपकरणों व संसाधनों के प्रयोग का किससे तात्पर्य है? सूचना एवं संचार तकनीक से। किससे? सूचना एवं संचार तकनीक से इसका तात्पर्य है। द्विपक्षीय संप्रेषण की वह प्रक्रिया जिसमें एक पक्ष टेलीविजन द्वारा प्रसारण सिर्फ एक ही पक्ष कर सकता है लेकिन आवाजें दोनों तरफ सुनी जा सकती हैं, उसको एक मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जनसंचार का सशक्त माध्यम रेडियो है। रेडियो प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सुनने की भागीदारी होती है। मोशन पिक्चर्स का सबसे बड़ा लाभ अवधारणा को स्पष्ट, टिकाऊ और यथार्थवादी बना देता है। क्वेश्चन कहता है मास मीडिया उपयोग का सिद्धांत है संगठन, चयन और योजना। मास मीडिया सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? दृष्टिकोण को। सोशल मीडिया से तात्पर्य है गतिविधियों में संख्या जिनमें शब्दों, चित्रों, वीडियो, नेटवर्किंग शामिल है, यह आपका सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। मास मीडिया किस रूप में काम करता है? यह गैर औपचारिक तरीके से काम करता है मास मीडिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मास मीडिया बहुत सहायक है। सोशल मीडिया का उपयोग किस माध्यम से हो रहा है? मास मीडिया से। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह परिभाषा डेविस ने दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, शिक्षण नीतियां शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। शिक्षण नीतियां शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक हैं। शिक्षण नीतियां व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करती हैं। ये सभी कथन यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कौन सा कथन इसमें है जो सही नहीं है? शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण विधियां दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों में अंतर होता है। कौन सा कथन शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है? इसमें पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जो स्टेटमेंट है शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है। शिक्षण नीतियों को मुख्य रूप से किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? शिक्षण नीतियों को मुख्य रूप से जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों तथा प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां, इन दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्याख्यान नीति जो है वह उच्च स्तर के छात्रों के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन सा कथन व्याख्यान नीति से संबंधित नहीं है? सभी स्तर के छात्रों हेतु व्याख्यान जो नीति है वो नहीं अपनाई जाती है, ये बात गलत है। ठीक है, केवल उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान नीति अपनाई जाती है। कौन सी विशेषता प्रदर्शन विधि की नहीं है? इस विधि में बालकों को स्वयं प्रयोग के अवसर मिलते हैं, यह प्रदर्शन विधि की विशेषता नहीं है। प्रदर्शन विधि के लिए आवश्यक है उद्देश्य स्पष्ट हो, कुशल शिक्षक हो तथा प्रदर्शन स्थान उपयुक्त होना चाहिए। परियोजना नीति के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। परियोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, ऐसा स्टीवेंसन कहते हैं। कौन कहते हैं? स्टीवेंसन। समस्या समाधान के सोपानों को क्रम में लगाइए। तो क्रम में इसमें देखिए सबसे पहले तो तथ्यों का एकत्रीकरण आएगा, 2 नंबर पे आपका परिकल्पना का निर्माण आएगा, 3 नंबर पे निष्कर्ष निकलेगा, 4 नंबर पे उसका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में आपका गुण और दोष निकाले जाएंगे। समस्या समाधान विधि के प्रयोग करने से छात्र जो है वो स्वतः समस्या हल करना सीखते हैं। निरीक्षण व तर्क शक्ति का विकास होता है, करके भी सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका डी है वह राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वार्तालाप विधि नीति के प्रकार में आएंगे? तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही वार्तालाप विधि नीति के प्रकार में आएंगे। वार्तालाप नीति में आवश्यक है क्या? सभी छात्रों को बोलने के समान अवसर मिलते हैं, पारस्परिक विचार विनिमय होता है, वार्तालाप सार्थक व उद्देश्य युक्त हो जाता है, यह वार्तालाप नीति में आवश्यक है। मस्तिष्क विप्लव नीति के प्रयोग से छात्रों में चिंतन, समस्या समाधान कौशल, आत्मविश्वास ये सभी कुछ विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मस्तिष्क विप्लव विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, ये बात बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। शिक्षण विधियों की उपयुक्तता जो है वह शिक्षक की योग्यता, छात्रों की आयु तथा प्रकरण के स्वरूप पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छात्रों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना पद है? देखिए, मूल्यांकन, परियोजना का चयन, कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये सभी परियोजना के पद हैं। शिक्षण शब्द का तात्पर्य होता है सीखना। शिक्षण का व्यापक अर्थ है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है।
उसका मतलब क्या है, शिक्षण ही है ना। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। यह कथन B.O. स्मिथ का है। शिक्षण की अनेक विशिष्ट क्रियाओं को किसने बताया है, कोमिसार ने। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण में शाब्दिक यानी कि वर्बल, अशाब्दिक नॉन वर्बल का विश्लेषण किया था B.K. पासी ने। किसी व्यक्ति में किसी चालू प्रक्रिया अथवा प्रणाली के बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना अनुदेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुदेशन कहलाता है। शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता किसे दी गई है, अनुबंधन को। किसने कहा, शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है। जंगीरा और अजीत सिंह ने कहा कि शिक्षण जो है वो एक अति विशिष्ट कार्य है। ई अधिगम को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक अधिगम और कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम के नाम से जाना जाता है। ओके, बाकी इसमें जो ऑप्शन ई अधिगम, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, ई अधिगम का आरंभ ब्रिटेन में हुआ था। ई अधिगम का आरंभ कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ई लर्निंग शिक्षा का एक साधन है जिसमें शामिल किया जाता है, जिसमें आपका आत्म प्रेरणा, संचार दक्षता, ये सभी कुछ शामिल किया जाता है। ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीकी से पाठ्यवस्तु का संचार किया जाता है जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों की जो अचीवमेंट्स हैं, जो निष्पत्तियां हैं, उनमें वृद्धि होती है, ऐसा रोशन वर्ग कहते हैं। ई अधिगम की विशेषता यह है कि ये तो छात्र केंद्रित होती है और ई अधिगम कक्षा अधिगम से मितव्ययी होता है एंड ई अधिगम में छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर भी दिया जाता है। ये सभी ई अधिगम की विशेषताएं हैं। ई अधिगम का उद्देश्य है ई अधिगम से पाठ्यवस्तु का संचार तथा संप्रेषण करना, ई अधिगम से मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना, मुक्त विश्वविद्यालयों में ई अधिगम में शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, ये सभी ई अधिगम के उद्देश्य हैं। ई अधिगम में निहित जो तकनीकियां हैं वो आपकी बहुमाध्यम CD रोम, इंटरनेट पाठ्यवस्तु, आवासीय कक्षा शिक्षण, ये सभी ई अधिगम में निहित तकनीकियां हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन एक स्वचालित अनुदेशनात्मक प्रविधि है, बात ठीक है। इस विधि में स्वचालित आंकड़े तैयार करने वाले उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, बात ये भी ठीक है। जब दोनों बातें ठीक होती है तो हम ऑप्शन नंबर C के साथ चले जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में किस सन में इलिनॉयस विश्वविद्यालय में प्रयोग में लाया गया था, 1961 में। कब, 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर से अनुदेशन संबंधित नहीं है, यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। यह जो कथन है वो कंप्यूटर सह अनुदेशन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषताएं हैं। देखिए, इसमें कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थी को व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री प्रदान की जाती है। विद्यार्थी को व्यक्तिगत रुचि, क्षमता व योग्यता के अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यार्थी व कंप्यूटर के बीच अंतःक्रिया स्थापित की जाती है। ये सभी कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषताएं हैं। कौन सा कंप्यूटर सह अनुदेशन का लाभ नहीं है, इसके द्वारा सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, यह कंप्यूटर सह अनुदेशन का लाभ नहीं है। शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है, विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति को जागृत करता है। इन सभी प्रकार से जो है शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। शिक्षण तकनीकी जो है किसका मुख्य रूप है, शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का मुख्य रूप है। पाठ्यवस्तु पर स्वामित्व यानी मास्टर ऑफ द कंटेंट्स किस तकनीक के अंतर्गत आता है, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। शिक्षण तकनीकी के किन स्तरों पर शिक्षण की व्यवस्था को सफलतापूर्वक किया गया है, तो शिक्षण तकनीकी के जो स्तर हैं आपका स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, इन सभी स्तरों पर शिक्षण की व्यवस्था को सफलतापूर्वक किया गया है। डेविस तथा ग्लेसर द्वारा शिक्षण तकनीकी के कितने तत्व बताए गए हैं, 4। अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, BF स्किनर ने। अनुदेशन तकनीकी को किसने सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है, रॉबर्ट ए कॉक्स ने। किसने, रॉबर्ट ए कॉक्स ने। किस तकनीकी में विद्यार्थियों को अधिगम में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, अनुदेशन तकनीकी में। किसमें, अनुदेशन तकनीक में। श्रृंखला तथा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसके प्रकार हैं, ये आपके अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं। किस तकनीक में शिक्षक के शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार तकनीक में। यथार्थवत शिक्षण, टेली शिक्षण किसके उदाहरण हैं, ये आपके व्यवहार तकनीकी के उदाहरण हैं।
हार्डवेयर जो है वो शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय में प्रणाली उपागम आता है। सापेक्ष तकनीक को हार्डवेयर कहा जाता है, सापेक्षिक तकनीकी को हार्डवेयर कहा जाता है। कोमल शिल्प उपागम को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी सिल्वरमैन ने कहा है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से कौन सा प्रणाली का प्राचल नहीं है? शिक्षण के स्तर जो हैं ये प्रणाली के प्रांचल के अंतर्गत नहीं आते हैं। शैक्षिक तकनीक का अर्थ क्या है? एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण करना, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आता है? शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत। NETF का पूरा अर्थ होता है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये NETF का पूरा नाम है। शैक्षिक तकनीक की उपयोगिता क्या है? विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, शैक्षिक गुणों में वृद्धि करना, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता है। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता से तात्पर्य है बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, ज्ञान के संचय, वृद्धि और प्रसार में सहायता, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य में प्राप्ति में सहायता करना, यही शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता है। NETF का काम है शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्राइनमोर जोन्स ने किया था। शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी प्रेसी ने किया था। किसने किया था? सिडनी प्रेसी ने किया था। शैक्षिक तकनीक का आधार क्या है? देखिए, शैक्षिक तकनीक का आधार आपका मनोविज्ञान, शिक्षा पर विज्ञान और तकनीक का प्रभाव, व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक नियम तथा यांत्रिक उपकरण, ये सभी शैक्षिक तकनीकी के आधार हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और परिभाषा है कि तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा को प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, ऐसा SS कुलकर्णी कहते हैं। तकनीकी का अभिप्राय है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधि, ऐसा भाई योगेंद्र जीत कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। वर्तमान शैक्षिक तकनीक का संबंध आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से है। विज्ञान और तकनीकी का विकास सबसे अधिक 20वीं सदी में हुआ। कहाँ हुआ? 20वीं सदी में हुआ। अनुदेशन प्रारूप तकनीक का कौन सा प्रकार नहीं है? कठोर शिल्प उपागम। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? मूल्यांकन जो है यह प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक ग्लेसर हैं। संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता स्मिथ एवं स्मिथ हैं। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैनिथ एवं डेरिक अनविन हैं। इंटरनेट को अनुदेशन तकनीकी में सम्मिलित किया जाता है। इंटरनेट को अनुदेशन तकनीकी में सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग के किस पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है? शिक्षण नियंत्रण पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है। समुचित शिक्षण नीतियों विधियों का चयन करना शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? यह शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है। ठीक है। व्यवहार तकनीक का प्रमुख लक्षण क्या है? व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण आपका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है? पावलोव और हल का। कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली है? कीबोर्ड। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग जो है वह अधिगम साधन के रूप में होता है। कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य अंकगणित एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना है। शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ होता है परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन की प्रस्तुतिकरण में शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, ये शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ होते हैं। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? सूचनाओं को संचित करना, संप्रेषण करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, ये शिक्षा कंप्यूटर के कार्य होते हैं। शिक्षा कंप्यूटर से जो लाभ है वह शैक्षिक निर्देशन को, शोध कार्यों में, औपचारिक शिक्षण में, ये शिक्षा कंप्यूटर के लाभ होते हैं। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है हार्डवेयर का ज्ञान तथा सॉफ्टवेयर का ज्ञान, ये कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ होता है। ई अधिगम की जो विशेषता है लचीलापन, मुक्त परिस्थिति, मितव्ययी, ये सभी ई अधिगम की विशेषताएं होती हैं इलेक्ट्रॉनिक अधिगम की। ई अधिगम का उपयोग जो है वह आपका स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा तथा जीवन पर्यंत अधिगम में ई अधिगम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ई अधिगम की प्रक्रिया में
प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें आपका शिक्षा तकनीकी तथा शिक्षण शास्त्र दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। ई अधिगम का साधन क्या है? नेटवर्क, इंटरनेट प्रणाली, मोबाइल, संचार माध्यम, ये सभी ई अधिगम के साधन होते हैं। ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। ई अधिगम के मूल्यांकन में अध्ययन कौशलों को, बोलने के कौशलों को तथा लिखने के कौशलों को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन कहता है शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। यह कथन बर्टन का है। शिक्षण को अंतः प्रक्रिया किसने माना है? फ्लेंडर ने। शिक्षण को अंतः प्रक्रिया फ्लेंडर ने माना है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? रुचि। ठीक है। एंड अच्छे शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, प्रेरणादायक होता है तथा प्रजातांत्रिक होता है। शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या कितने पक्ष में है? 3। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं? 3। आश्रित चर किसे कहते हैं? छात्र को। शिक्षण चरों के कौन कौन से काम हैं? शिक्षण चर के कार्य हैं निदान करना, उपचार करना तथा मूल्यांकन करना। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अंजन है, ऐसा क्रो एंड क्रो कहते हैं। कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण का निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो स्मृति स्तर शिक्षण का उद्देश्य प्रत्यय या स्वामित्व प्राप्त करना नहीं है। स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हर्बर्ट हैं। बोध स्तर शिक्षण प्रवर्तक का नाम मॉरिसन है। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। स्मृति स्तर शिक्षण विचारहीन है। स्मृति स्तर शिक्षण की अनुशासन व्यवस्था कठोर है। बोध स्तर की जो युक्तियां हैं वो प्रश्नोत्तर हैं। बिना समझे विषय वस्तु को रटना स्मृति स्तर शिक्षण का स्वरूप है। विवरण किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? विवरण मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, अधिकांश किस प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है? विवरण या कथन प्रविधि का। निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का कौन सा रूप नहीं है? सामान्य शिक्षक योजना जो है यह निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का रूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अच्छे उदाहरण जो है वो ध्रुव कथन को सजीव एवं सरल बना लेते हैं। यह कथन पिनसेंट का है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है? इनके माध्यम से अध्यवसाय के प्रत्यय का मंदन होता है। यह शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि कहते हैं पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण युक्तियाँ शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है? अधिनायकवादी नीतियाँ शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है? निर्देशन नीति। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ जो हैं वो शिक्षक केंद्रित होती हैं। शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है उच्च कक्षाओं के लिए। किसने अन्वेषण नीति का विकास किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने अन्वेषण नीति का विकास किया था। किस शिक्षण नीति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं? प्रोजेक्ट मेथड के जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? तो इसमें जो है टेलीविज़न, समाचार पत्र, लोक नृत्य। तो इसमें जो है टेलीविज़न, समाचार पत्र यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त सभी जनसंचार के माध्यम हैं। इसमें जो लोक नृत्य है ये आपका जनसंचार का माध्यम नहीं है। टेलीविज़न और समाचार पत्र राइट हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का शुभारंभ 1927 से माना जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा का सरकारीकरण 1930 से माना जाता है। क्वेश्चन कहता है भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी 1957 में हुआ था। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में बना था। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश दूधिया रंग का होता है। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार साधन टेलीविज़न है। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह प्रक्षेपी लेंस होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम है? तो इसमें जो टीवी है वह आपका जनसंचार माध्यम है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व आपके सूचना और संचार हैं। सूचना की वैधता तथा विश्वसनीयता जो है वह प्रकृति पर निर्भर करती है। सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। यह परिभाषा कार्टर की है। किसकी है? कार्टर की है। संचार एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा कीथ डेविस की है। संचार क्या है? संचार यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है।
यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है आपका डी वह राइट रहेगा, ऑप्शन डी। प्राचार्य के लिए संप्रेषण उपकरण उपयोगी है। संचार प्राचार्य के लिए जो संप्रेषण उपकरण है वह टेलीफोन, मोबाइल, ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल, परिवीक्षण उपकरण, स्पीकर, फैक्स सेवाएं, ये सभी उसके लिए उपयोगी हैं प्राचार्य के लिए। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है वह विषय का समाकलन तथा विषय का मूल्यांकन दोनों के अनुप्रयोग में हेल्प करेगा, सहायक होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो साधन हैं, इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, ये सभी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। क्वेश्चन कहता है आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का पूरा नाम है। क्वेश्चन कहता है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं, तो देखिए सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, ये सभी संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व हैं। सूचना के घटक में आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, ये सभी सूचना के घटक के अंतर्गत आते हैं। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, तो यह मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, इन दोनों ही आपकी कक्षा में संचार के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है वह विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन के तहत होता है। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संचार की प्रक्रिया में जो मूल तत्व है वो आपका सूचना, स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति, ये सभी संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है फुल डुप्लेक्स में। भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आईसीटी का पूरा नाम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। संचार तंत्र के मुख्य अंग में आपका माध्यम, रिसीवर तथा प्रेषक आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक आपके कीथ एचिसन हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म 1961 में हुआ। शिक्षण कौशल विकास मुख्यतः सूक्ष्म शिक्षण विधि से ही संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण कैसा शिक्षण है? वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण किसी कक्षा के आकार और समय में सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थिति है, यह एलन कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था का प्रथम सोपान अभिविन्यास होता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक समय में कितने शिक्षण कौशलों को विकसित किया जाता है? एक ही शिक्षण कौशल को अभ्यास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरे होने की अवधि 36 मिनट होती है। एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में, किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में दिया जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक नॉर्मन एन ए फ्लेंडर हैं। फ्लेंडर ने अंतः प्रक्रिया प्रविधि को कितने वर्गों में बांटा है? 10 वर्गों में। प्रशिक्षण समूह का निम्न से कौन सा उद्देश्य नहीं है? छात्रों में मेल जोल तथा सहयोग की भावना का विकास करना प्रशिक्षण समूह का उद्देश्य नहीं है। अनुकरणीय शिक्षण के कितने सोपान हैं? अनुकरणीय शिक्षण के आपके 6 सोपान हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? छात्र व्यवहार का ज्ञान। एलन एवं रॉयन ने कितने कौशलों की व्याख्या की है? 14। शिक्षण को संज्ञा दी जाती है कला एवं विज्ञान दोनों की। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें अध्यापक अपने कक्षा अंतः क्रिया में लगातार प्रयोग करता है, ऐसा एनएल गेज कहते हैं। कौन? ऐसा एनएल गेज कहते हैं। डॉक्टर मैकइंटायर किस विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री थे? वह स्टर्लिंग विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री थे। पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। यह परिभाषा स्किनर की है। पुनर्बलन कितने प्रकार से दिया जा सकता है? 2 प्रकार से। एकीकरण रीइंफोर्समेंट आपका 2 सकारात्मक नकारात्मक 2 तरीके से दिया जा सकता है। एकीकरण शिक्षण विश्लेषण की अवधि में पहचाने के विभिन्न संगठक घटकों के बीच उचित संबंधों की गत्यात्मक प्रक्रिया है, ऐसा जगीरा तथा सिंह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण प्रतिमान होते हैं। शिक्षण प्रतिमान सीखने के सिद्धांत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, शिक्षण एवं अधिगम घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जहाँ शिक्षण वहाँ अधिगम। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं। शिक्षण प्रतिमानों को शिक्षण सिद्धांतों के प्रोटोटाइप किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? भटनागर ने। कौन सा तत्व शिक्षण प्रतिमान का नहीं है? अनुभव लेना। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण प्रतिमान के क्षेत्र में काम किया है? तो यहाँ पे आपके चाहे डॉक्टर पीएन दुबे हों, भट्टाचार्य हों, होपमैन, जॉइस, वाइल्ड, भटनागर, इन सभी ने शिक्षण प्रतिमान के क्षेत्र में काम किया है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के जो प्रवर्तक हैं डेविड आसू बेल हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की एक विशेषता यह है कि यह विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का प्रयोग अमूर्त पाठ्य वस्तु के शिक्षण हेतु किया जाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक आपके ब्लूम हैं। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना
का कौन सा सोपान नहीं है? सूचनाएं एकत्रित करना। शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के द्वारा। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड आसू बेल हैं। छात्र का अधिगम स्तर जो है वह छात्र की अभिरुचि पर, समस्यावधि पर तथा छात्र के प्रयत्न एवं धैर्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अभिक्रमित अधिगम का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अभिक्रमिक अधिगम को अनुभवों का एक नियोजन क्रम बताया है, विलियम एवं जेम्स ए स्विच ने बताया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अधिगम का प्रयोग पिछले 60 वर्षों से हो रहा है। यह कथन गलत है। अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन के जन्मदाता B.F. स्किनर हैं। कौन सा सिद्धांत स्किनर के अभिक्रम का नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत स्किनर के अभिक्रम का नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन जो है मृदुल शिल्प जो है यह अभिक्रमित अनुदेशन है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूह रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसका मापन भी किया जा सकता है। यह परिभाषा सुसन मार्कल की है। अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों की संख्या 5 है। अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान में विकसित करने का श्रेय मार्कल को जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन किस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? यह क्रिया प्रसूत अनुबंध जो सीखने का सिद्धांत है इस पर आधारित है। स्किनर को रेखीय अभिक्रम के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन पर किस संस्था ने काम किया था? NCERT ने काम किया था। किस संस्था ने काम किया था? NCERT ने। नॉर्मन ए क्राउडर को शाखीय अभिक्रम के लिए जाना जाता है। अवरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता थॉमस गिलबर्ट हैं। अभिक्रमित अधिगम के जो प्रकार हैं उसमें आपका रेखीय, शाखीय और अवरोही श्रृंखला अभिक्रम आते हैं। शाखीय अभिक्रम के प्रकार जो हैं वो आपके 4 हैं। सही अनुक्रिया में सहयोग देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग मैथेटिक्स अभिक्रम में किया जाता है। रेखीय अभिक्रम में पदों का कौन सा प्रकार नहीं है? मूल्यांकन पद जो है यह रेखीय अभिक्रम में पदों का प्रकार नहीं है। अवरोही अभिक्रम जटिल व्यवस्था समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है जो शिक्षण सामग्री के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन गिलबर्ट का है। अवरोही अभिक्रम की अवस्थाओं की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। अनुदेशन तकनीक का प्रमुख आधार सूचना प्रदान करना है। अनुदेशन तकनीक के सोपान में आपका सामग्री चयन, पाठ प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, सुधार के सुझाव आते हैं। अनुदेशन प्रारूप का प्रकार नहीं है। प्रणाली विश्लेषण। अभिक्रमित अधिगम प्रणाली का विकास अमेरिका में हुआ था। अभिक्रमित अधिगम अनुभव का एक नियोजन क्रम है। यह कथन विलियम्स एवं जेम्स E. स्विच का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अब यहाँ से जो हमारी बुक शुरू हो रही है ये आरलाल पब्लिकेशन की शुरू हो रही है। ठीक है, हमने जो अग्रवाल पब्लिकेशन और साहित्य प्रकाशन की जो बुक्स हैं दोनों ख़त्म कर ली। ओके, ये जो यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके किसके रहेंगे? आरलाल के रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस को। पहला है शिक्षा तकनीक से तात्पर्य होता है कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता होना। शिक्षा तकनीक का मुख्य रूप क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, ये सभी शिक्षा तकनीक के मुख्य रूप हैं। शिक्षण का मुख्य तत्व पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण होता है। अनुदेशात्मक प्रारूप को प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण तकनीकी तथा पृष्ठपोषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास B.F. स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर तथा थॉमस गिलबर्ट ने किया था। शिक्षा तकनीक इन सभी ने किया। शिक्षा तकनीक का योगदान जो है वो शिक्षा तकनीकी का योगदान किसमें है? तो इसमें से इनमें से कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षा तकनीक का योगदान जो है, एक सेकंड प्लीज़, शिक्षा तकनीक का योगदान है तो देखिए शिक्षा में माध्यमों का उपयोग, दूरवर्ती शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा में मशीनों का उपयोग हुआ, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? लॉरेंस एवं डेविड ने। शैक्षिक तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ब्राइमर ने किया था। किसने? ब्राइमर ने। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर आदि जो है ये सभी हार्डवेयर उपागम में आते हैं। किसमें आते हैं? हार्डवेयर उपागम में। ई अधिगम का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, मुक्त शिक्षा, दूरवर्ती अधिगम और शिक्षण इन सभी में किया जाता है। ई अधिगम का साधन है कौन? इसमें नेटवर्क, इंटरनेट प्रणाली, मोबाइल, संचार माध्यम, ये सभी ई अधिगम के
साधन है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। ई अधिगम की प्रक्रिया में हम शिक्षा तकनीकी तथा शिक्षण शास्त्र इन दोनों को ही प्रयोग में लाते हैं। ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। ई अधिगम के मूल्यांकन में अध्ययन कौशल को, लिखने के कौशल को तथा बोलने के कौशल को, इन सभी को महत्व दिया जाता है। ई अधिगम की विशेषता ये है कि यह लचीलापन है, मितव्ययी है और मुक्त परिस्थिति इसमें होती है। ई अधिगम का माध्यम आपका जो है टंकन माध्यम, संचार माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, ये सभी ई अधिगम के माध्यम हैं। ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करते हैं। तो पाठ्यवस्तु के स्वरूप, पाठ्यवस्तु की गहनता तथा शिक्षण आयाम, इन सभी में ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करते हैं। ई अधिगम का उपयोग जो है वह स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा तथा जीवन पर्यंत अधिगम में किया जाता है। ई अधिगम में जो सीमा होती है वो इनमें से कोई भी नहीं है। ई अधिगम का उपयोग आपका ज्ञानात्मक विकास के लिए, भावात्मक विकास के लिए तथा क्रियात्मक विकास के लिए ई अधिगम का उपयोग किया जाता है। मानव प्रकृति की अवधारणा को किसने दिया? मानव प्रकृति की अवधारणाओं को देने वाले आपके स्कॉन्ट हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आई.के. डेविस ने दिया था। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान के अंतर्गत आपका नियोजन, अग्रसरण, व्यवस्था, नियंत्रण, ये सभी शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान हैं। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया आई.के. डेविस ने माना है। किसने माना है? आई.के. डेविस ने। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान आपके 4 होते हैं। मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार किसको बनाया? ब्लूम की टैक्सोनॉमी को। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। जे.एस. ब्रूनर ने खोज व्यूह रचना का विकास किया। खोज व्यूह रचना का विकास जे.एस. ब्रूनर ने किया। स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना के जो प्रवर्तक हैं बी.एस. ब्लूम हैं। प्रजातांत्रिक व्यूह रचना में सम्मिलित है। इसमें आपका सामूहिक निर्वाह, संवेदनशील प्रशिक्षण और मस्तिष्क संवेदन, ये सभी प्रजातांत्रिक रचना में सम्मिलित होते हैं। एक तंत्र व्यूह रचनाओं में सम्मिलित है। कौन? वो इसमें से कोई भी नहीं है। शिक्षण व्यूह रचनाएं निम्न प्रकार की होती हैं। शिक्षण व्यूह रचनाएं प्रभुत्ववादी तथा प्रजातांत्रिक होती हैं। शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं में जो अंतर है वह उद्देश्यों का होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की व्यूह रचना है अभिक्रमित अनुदेशन। कौन? अभिक्रमित अनुदेशन। सुकरात की शिक्षण व्यूह रचना प्रश्नोत्तर है। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं ये होती हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूछे जाते हैं, उत्तेजक विचार लाते हैं, निश्चित उत्तर इनका होता है। प्रश्नों में निम्नलिखित में से यह दोष नहीं कहलाता। क्रमबद्धता जो है कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। उत्तर निकलवाने के लिए प्रश्नों का उचित वितरण होना चाहिए। सामूहिक उत्तरों की अवहेलना की जाए। उत्तरों के प्रति धैर्य होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत जो है वह स्वतंत्रता, स्वदेशिता तथा सामाजिक विकास के लिए लिया जाना चाहिए। कक्षा में दिया गया जो गृह कार्य है वह चुनौती देने वाला हो, क्रमिक हो तथा व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होना चाहिए। तो इन सभी तरह का होना चाहिए। एंड ब्लूम स्वामित्व अधिगम व्यूह रचना में शामिल किया गया है। इसमें पुनर्बलन, उपचार, व्यक्तिगत अधिगम त्रुटियां, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। किसने कहा? प्रोजेक्ट एक उद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए, ऐसा किलपैट्रिक कहते हैं। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के जो भेद बताए हैं वह संरचनात्मक प्रोजेक्ट तथा समस्यात्मक प्रोजेक्ट एवं रसास्वादन प्रोजेक्ट होते हैं। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। भ्रमण विधि जो है इसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है, भ्रमण विधि। समस्या समाधान विधि के 5 सोपान हैं। समस्या समाधान विधि के कितने? 5 सोपान हैं। परियोजना व समस्या समाधान विधि में निष्कर्षों की दृष्टि में अंतर होता है। किसमें? निष्कर्षों की दृष्टि में। परियोजना विधि के जनक अमेरिका के हैं। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। छोटे बच्चों के लिए जो है वह आपकी नाटकीकरण की जो विधि है वह उपयुक्त मानी जाती है, ना कि समस्या समाधान। परियोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। परियोजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का सिद्धांत है? तो इसमें आपका अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी परियोजना विधि के सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का पद नहीं है? योजना का निर्माण करना परियोजना विधि का पद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह परिभाषा जेम्स एम ली की है। वर्ष 1918 तक किस विधि का रूप स्पष्ट हुआ? परियोजना विधि का। निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी विधि नवीनतम है? इकाई विधि। एंड समस्या समाधान विधि विवादास्पद है। समस्या समाधान विधि जो है वह विवादास्पद है।
व्याख्यान विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन छात्र निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं। योजना का निर्माण योजना विधि का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मस्तिष्क प्रबलन संवेदन आव्यूह का विकास ऑसबॉर्न ने किया था। एंड शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। मानव प्रकृति की अवधारणा को स्कांट ने दिया था। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय आई.के. डेविस ने दिया था। किसने? आई.के. डेविस ने। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का जो सोपान है वो आपका नियोजन, अग्रसरण, व्यवस्था तथा नियंत्रण होते हैं। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया आई.के. डेविस ने माना है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान 4 होते हैं। मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आधार बनाया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है यह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है। एक अच्छा संप्रेषण जो है वह अध्यापक एक अच्छा संप्रेषक हो सकता है। एक अच्छा संप्रेषण अध्यापक के माध्यम से ही हो सकता है। संप्रेषण किसके अंतर्गत, वह कितना देना है, किस कारण देना है, यह संप्रेषण का संप्रेषण प्रारूप कहलाता है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों व भावनाओं का विनिमय है, ऐसा वेबस्टर कहते हैं। कौन? ऐसा वेबस्टर ने कहा है। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय होना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, ये सभी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग शुद्ध उच्चारण में करते हैं। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शुद्ध लेखन में करते हैं। किसमें? शुद्ध लेखन में। दूरदर्शन का शिक्षण में जो उपयोग करते हैं वो आपका शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध सुनने में किया जाता है। संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं तो इसमें वस्तुओं को, मॉडल को तथा आकृतियों को प्रयुक्त करते हैं। सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है सूचना विज्ञान, इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का जो प्रतिपादन है वह यूएसए में हुआ। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं वह इंटरनेट कहलाता है। ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूज़र नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? वो @ के नाम @ जो चिन्ह होता है इससे जुड़े होते हैं। फाइल्स को इंटरनेट पर अपलोड और इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? इसके लिए FTP का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यवस्थित निरीक्षण से क्या तात्पर्य है? व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य है वर्ग प्रणाली तथा संकेत प्रणाली। फ्लैंडर्स की निरीक्षण विधि को वर्ग प्रणाली कहते हैं। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग शाब्दिक व्यवहार में किया जाता है। फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग अर्थापन की प्रक्रिया में किया जाता है। पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS का विकास 1968 में हुआ। पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS में जो वर्ग होते हैं वह आपके 20 होते हैं। पारस्परिक वर्ग प्रणाली का विकास RC ओबर ने किया। किसने किया? RC ओबर ने किया। क्वेश्चन है सम व्यवहार विश्लेषण यानी कि सम व्यवहार विश्लेषण में संप्रेषण प्रवाह होता है तो उसमें से जो है कि शिक्षक शिक्षक, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, इन सभी के माध्यम से होता है। पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता द्विपक्षीय अंकन प्रक्रिया है। क्या है? द्विपक्षीय अंकन प्रक्रिया है। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व जो है वो आपका स्वरूप, लक्ष्य तथा सामाजिक प्रणाली है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेसर ने किया था। अनुबद्ध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास स्किनर ने किया था। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आसू बेल हैं। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण 4 परिवारों में किया गया। किसमें? 4 परिवारों में किया गया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया जो है वह मुख्य घटक है बुनियादी प्रतिमान की। स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया अनुक्रिया, उद्दीपन तथा पुनर्बलन है। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास रिचर्ड शकमान ने किया। आगमन चिंतन प्रतिमान को हिल्दा टाबा ने दिया। किसने दिया? हिल्दा टाबा ने। बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास एडगर डेल ने दिया। बोध स्तर शिक्षण का मुख्य सोपान क्या है? प्रस्तुतिकरण तथा परिपाक। आंतरिक अनुभव का जो संबंध है वह पाठ्य वस्तु से होता है। किससे? पाठ्य वस्तु से होता है। बहु इंद्रिय अनुदेशन का उपयोग परिपाक में, पर्यवेक्षण में, स्वामित्व अधिगम में, इन सभी में किया जाता है। बहु इंद्रिय अनुदेशन में आंतरिक अनुभव जो प्राप्त होते हैं
वो इनमें से कोई भी नहीं। सीखने के अनुभवों के कॉन्सेप्ट को ब्लूम ने दिया था। आंतरिक अनुभव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। आंतरिक अनुभव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। बहु इंद्रिय अनुदेशन से प्राप्त करते हैं ज्ञान उद्देश्य तथा बोध उद्देश्य। बहु इंद्रिय अनुदेशन को मानते हैं। पाठ्यवस्तु केंद्रित। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास B.F. स्किनर ने किया था। किसने किया था? B.F. स्किनर ने किया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम स्वतः अध्ययन गति तत्परता अनुक्रिया तथा तत्कालीन पुनर्बलन है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के आदेशात्मक अधिनियम में आपका उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, व्यवहारिक परीक्षण, स्वतः अध्ययन गति होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास B.F. स्किनर ने किया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो मुख्य पद होते हैं शिक्षण पद, अभ्यास पद तथा मूल्यांकन पद होते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो अधिनियम है वह आपका स्वतः अध्ययन गति है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के वैकल्पिक अधिनियम जो हैं वो आपके बाह्य अनुक्रिया, छोटे छोटे पद तथा तत्कालीन अनुक्रिया है। शाखीय अनुदेशन से पृष्ठों के जो मुख्य प्रकार हैं वो आपके गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ, ये दोनों ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है शाखीय अनुदेशन का जो विकास है वह किया था, किसने किया था? नॉर्मन ए क्राउडर ने। शाखीय आंदोलन का अधिनियम जो है, शाखीय अनुदेशन का अधिनियम जो है वो आपका निदानात्मक, उपचारात्मक तथा प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। एंड क्लास भी आपकी एंड हो गई। डियर फ्रेंड, बहुत फास्ट तरीके से हमने पढ़ाया है। फास्ट इसलिए पढ़ाया है क्योंकि समय बहुत कम है। ओके, हमें और भी क्लासेस देखनी होती हैं, 4th सेमेस्टर है उसका भी देखना होता है। तो सॉरी, आपको बहुत फास्ट पढ़ाया, लेकिन फिर भी रिवीजन आपका अच्छा हुआ होगा। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के लिए। एंड आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, अपना जो है आशा विश्वास बना के जाइए, पूरा पेपर आपको पढ़ा हुआ मिलेगा।